तो दोस्तों आज 28 नवंबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी के बिगड़ते हालात पर सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इस बात के आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द और ज्यादा कड़े कदम उठाए जाएं ताकि चीनी बीमारी को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो क्या आने वाले दिनों में फिर से लॉकडाउन लग सकता है या फिर से कौन से प्रतिबंध लग सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बातें कही हैं? अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आपको बता दें ये खबर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई प्रतिबंध सरकार की तरफ से लगाया जाएगा तो इसका असर सीधे देश के सभी नागरिकों पर पड़ेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चंद्र ग्रहण को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 30 नवंबर 2020 को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। वैसे तो ये एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए अच्छी होगी तो कुछ राशि वालों के जीवन में उथल पुथल ला सकती है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण को लेकर क्या बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर बड़ी खबर आई है। आज शनिवार को पीएम मोदी 3 शहरों का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें ये वो 3 शहर हैं जहां पर चीनी बीमारी की दवा बन रही है। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या बड़ी खबरें आई हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मास्क न पहनने वालों के लिए एक और बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसे सीधे बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उसे 8 दिन जेल में काटने होंगे। इसके अलावा उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। चीनी बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से अब नियम भी कड़े होते जा रहे हैं। तो मास्क न पहनने को लेकर ये कठोर फैसला कहां के लिए आया है, इसके अलावा और भी राज्यों में या आपके शहर में मास्क न पहनने पर कितना जुर्माना चल रहा है, हम आपको एक लिस्ट द्वारा ये भी बताएंगे आज की बड़ी खबरों में। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कंगना रनौत के मामले को लेकर बड़ी खबर आई है। शायद आपको याद होगा कि मुंबई में बीएमसी ने उनके घर को तोड़ दिया था, तो अब उस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो फैसले में हाईकोर्ट ने क्या कहा है, कंगना रनौत की जीत हुई है या बीएमसी की, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर, इसके अलावा किसानों की तरफ से जो एक बड़ा आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 93,50,081 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,36,217 लोगों की जान भी जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 87,58,057 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,53,672 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा हालात बद से हुए हैं बदतर, राजनीति से ऊपर उठे राज्य की सरकारें, क्योंकि अब करने होंगे कठोर उपाय। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय यानी कि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को कहा कि चीनी बीमारी के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि पर रोक पाने के लिए राज्य सरकारों को राजनीति से ऊपर उठना होगा, यानी कि राज्य की सरकारों को चीनी बीमारी को रोकने के लिए राजनीति छोड़नी होगी और कठोर उपाय करने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब चीनी बीमारी के मामले को लेकर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में चीनी बीमारी के प्रबंधन के बारे में नीतियों, दिशा निर्देश और मानक हैं, यानी कि नियम कानून तो है, लेकिन इस पर सही से अमल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ढिलाई है। इसीलिए देश के सबसे बड़े कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अब कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि राज्य की सरकारों को ये चीज सुनिश्चित करनी होगी कि दिशा निर्देश यानी जो भी नियम बनाए गए हैं, इसके अलावा जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उस पर अमल बिल्कुल सही से हो, क्योंकि चीनी बीमारी की ये दूसरी लहर पहली वाली लहरों से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीनी बीमारी को लेकर ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। चीनी बीमारी ने पूरे देश के सभी राज्य की सरकारों को इस बात से अवगत कराया है कि चीनी बीमारी के मामले हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से पहले चीनी बीमारी की लहर आई थी, तो ये दूसरी लहर उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए सभी राज्य की
सरकारों को राजनीति से ऊपर उठना होगा और चीनी बीमारी के खिलाफ सख्त और कठोर नियम बनाने होंगे, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जाहिर सी बात है कि ये लोगों के हित में होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजनीति की बात इसलिए की गई है क्योंकि कई सारी राज्य की सरकारें कई बार ये कहती हैं कि हम ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी कई राज्य की सरकारें जनता को खुश करने के लिए चीनी बीमारी के मामले बढ़ने के बावजूद ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अभी राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चीनी बीमारी के ऊपर अब सीधे सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, तो आने वाले दिनों में राज्य की सरकारों की तरफ से कई तरीके के प्रतिबंध लग सकते हैं, चाहे वो मास्क पहनने को लेकर हो या घर से बाहर निकलने को लेकर हो या बात हो सोशल डिस्टेंसिंग की। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में कहा था कि फिलहाल कर्फ्यू का कोई इरादा नहीं है, लेकिन चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए हम कोई भी फैसला ले सकते हैं। यानी कि एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू जैसे या लॉकडाउन जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए चीनी बीमारी के बनाए हुए नियमों का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अगर चीनी बीमारी के मामले हमारे ये सब करने पर कम हो जाएंगे तो फिर हम पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले परसों 30 नवंबर को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। जी हाँ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यानी कि 30 नवंबर 2020 को दिन सोमवार है और इस सोमवार को चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ये साल 2020 का अंतिम चंद्र ग्रहण है और इस ग्रहण की कुल टाइमिंग होगी 4 घंटे 21 मिनट, यानी कि इतने देर तक ये चंद्र ग्रहण लगा रहेगा। परसों 30 नवंबर 2020 को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण पूर्ण नहीं है बल्कि उपछाया ग्रहण है। चंद्र ग्रहण वैसे एक खगोलीय घटना है जिसके पीछे वैज्ञानिक कई कारण बताते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का काफी ज्यादा महत्व होता है। तो जो लोग इसमें विश्वास करते हैं तो चंद्र ग्रहण उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसे में ग्रहण का असर भी सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। यानी जो 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में इस ग्रहण का असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यानी कि पैसे के हालात मजबूत होंगे, तो कुछ राशियों के जीवन में उथल पुथल हो सकती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली के ग्रहण दोष हैं, उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, 30 नवंबर 2020 को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण का कौन सी राशि पर क्या असर पड़ेगा, ये किस राशि के लिए फायदेमंद होगा और किस राशि के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसकी जानकारी हम आपको कल के मुख्य समाचार में देंगे, क्योंकि फिर उसके अगले दिन ही चंद्र ग्रहण लगेगा। हम आपको कल ये भी बताएंगे कि आप इस चंद्र ग्रहण को कैसे देख सकते हैं, और सबसे खास बात ये कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौन सी राशि पर क्या असर पड़ेगा, आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको कल के मुख्य समाचार का नोटिफिकेशन आए और आपको उसमें ये जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 3 शहरों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीनी बीमारी के वैक्सीन की कार्यों की करेंगे समीक्षा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे और वहाँ विकसित किए जा रहे चीनी बीमारी के टीके यानी कि दवा से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि हमारे देश के पुणे में, अहमदाबाद में और हैदराबाद में चीनी बीमारी की दवा बनाई जा रही है और इस पर ट्रायल चल रहे हैं। तो इन दवाओं का काम कहां तक पहुंचा है, काम कैसे चल रहा है, इसी की समीक्षा करने के लिए पीएम मोदी आज दौरे पे जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके भी यही जानकारी दी गई है। साथ ही में ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में जाइडस कैडिला पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। तो दोस्तों, जब आज पीएम मोदी इस दौरे पर जाएंगे तो इससे देश को भी बहुत कुछ पता चल सकता है। दौरे से आने के बाद पीएम मोदी इसके बारे में देश को और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। पीएम मोदी जब खुद समीक्षा करके आएंगे तो इस बात की जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी कि चीनी बीमारी की दवा कब आ जाएगी और लोगों को चीनी बीमारी की दवा यानी कि टीका मिलना कब से शुरू हो जाएगा। तो पीएम मोदी के दौरे के बाद देश के लिए काफी कुछ सामने आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल में नहीं पहना मास्क तो बिना वारंट होंगे अरेस्ट। आइए आपको बताते हैं कि आपके राज्य में क्या है मास्क न पहनने की सजा। जी हाँ, दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में चीनी बीमारी संक्रमण की नई लहर से इस बात की आशंका गहरा गई है कि कहीं देश को चीनी बीमारी की नई लहर ने अपने चपेट में तो नहीं ले लिया है और इसी की वजह से राज्य की सरकारों की तरफ से कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें बार बार लोगों से मास्क पहनने, हाथ की सफाई रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत और भी जो एहतियात है उसके पालन करने की अपील कर रही है। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही ने सरकार को मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने के लिए मजबूर किया है और इसी की वजह से अब देश के कई राज्यों में मास्क न पहनने पर बहुत तगड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि मास्क नहीं पहनने पर कुल्लू में 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला प्रशासन ने बुधवार को मास्क या फेस कवर न पहनने पर 1,000 रुपए जुर्माने का फैसला लिया है, जिसे 5,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक वहाँ पर अगर कोई शख्स बिना मास्क के मिलता है तो उसे सीधे बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे लोगों को 8 दिनों तक हिरासत में रखा जाएगा, यानी कि ऐसे लोगों को 8 दिनों तक
जेल में रहना होगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, ऐसे लोगों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दिल्ली के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले दिल्ली में मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली कुछ मामलों में खास है। दिल्ली में सिर्फ मास्क पहनने पर नहीं, बल्कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तब भी 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी मास्क न पहनने पर सख्त हो गई है। आपको बता दें कि पहले उत्तर प्रदेश में मास्क न पहनने पर मात्र 100 रुपए का जुर्माना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में मास्क न पहनने पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगेगा, बल्कि पूरे राज्य हरियाणा में मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना है। वहीं पंजाब में भी मास्क न पहनने पर जो जुर्माना पहले 200 था उसे 500 कर दिया गया है। अब राजस्थान में भी 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जुर्माने की राशि अलग अलग है, कहीं पर 200 रुपए है तो कहीं पर 500 रुपए है तो कहीं पर 1,000 रुपए है। गुजरात का भी आपको हाल बता दें कि गुजरात में भी पहले मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे 2 गुना करके 1,000 रुपए कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर जो सबसे सख्त नियम है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की तरफ से है, जहाँ पर सीधे गिरफ्तार करने की बात की गई है और 8 दिन तक जेल में रखा जाएगा। क्या पता आने वाले दिनों में इस तरह के कठोर नियम देश के और भी राज्यों की तरफ से आ जाएं। तो इसीलिए मास्क जरूर पहने, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और इसके अलावा आप कानूनी कार्रवाई से भी बच पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर आया कंगना का बयान। आइए बताएं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है कंगना रनौत के मामले को लेकर। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 और 9 सितंबर को अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। अदालत ने कंगना के कार्यालय पर की गई तोड़फोड़ को दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई कार्रवाई बताया है। यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कंगना रनौत के कार्यालय पे उनके घर पर जो तोड़फोड़ की गई थी बीएमसी की तरफ से, तो ये एक गलत तरीके से की गई थी। न्यायालय ने ये आदेश दे दिया है कि कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर को नियुक्त किया जाएगा, यानी एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसी टीम को नियुक्त किया जाएगा जो कि तोड़फोड़ का पूरा हिसाब किताब करेगी और ये बताएगी कोर्ट को कि कितना नुकसान हुआ है कंगना रनौत को, और फिर ये पूरी नुकसान की भरपाई बीएमसी को करनी होगी। बीएमसी की तरफ से जो तोड़फोड़ की गई थी तो उसे गलत बताया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने, तो बीएमसी को अब इसका हर्जाना देना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो इन शॉर्ट में आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही बीएमसी की तरफ से मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस पर तोड़फोड़ की गई थी और कारण ये बताया गया था कि इसमें अवैध निर्माण किया गया है, लेकिन अब तोड़फोड़ को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गलत बता दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 दिसंबर से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम। आइए बताएं आपको इसके बारे में। जी हाँ, जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो कुछ न कुछ बदलाव होता है हमारे देश में, तो इस महीने भी ऐसा ही होने वाला है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो आम बदलाव होता है गैस सिलेंडर को लेकर, तो 1 दिसंबर 2020 को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। गैस सिलेंडर या तो सस्ता हो सकता है या तो महंगा हो सकता है। इसके अलावा एक और ताजा जानकारी आई है कि 1 दिसंबर 2020 से कई और नई ट्रेनें चल सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी के कारण जो नियमित रूप से ट्रेनें चलती हैं वो तो पूरी तरीके से बंद है, लेकिन खास तरीकों से ट्रेनों को चलाया जा रहा है। तो 1 दिसंबर से कुछ और खास ट्रेनें चल सकती हैं जो कि लोगों की सुविधा के लिए होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या अब अमेज़न पर लगेगा 7 दिनों का प्रतिबंध? आइए बताएं क्या है ये मामला। जी हाँ, चीनी बीमारी के काल में लोग जमकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जमकर चांदी काट रही हैं। ये कंपनियां व्यापार करने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन भी कर रही हैं। इन मसलों का संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 25,000 रुपए का एक जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें अभी हाल ही में सरकार ने एक नया कानून बनाया था कि ई कॉमर्स साइट पर यानी कि अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर या जो भी ऐसी साइट है, तो वो जो भी सामान बेचेंगी तो उन्हें बताना होगा कि वो मेड इन इंडिया है या वो किसी दूसरे देश का है। आपको बता दें इसी मामले में अमेज़न ने नियम का उल्लंघन किया है। अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे उत्पादों को बेच रहा था जिसमें ये जानकारी साझा नहीं की गई थी कि वो किस देश में बने हुए हैं और इसी की वजह से 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें इस मामले पर व्यापारिक संगठन कैट की तरफ से एक बयान आया है। आपको बता दें कैट वो संगठन है जो हमारे देश में कारोबारी है, उसके हित का ख्याल रखती है कि उनकी दुकानदारी सही से चले और उनका भी काम सही से चले। इसी संगठन ने कहा है कि इतना जुर्माना लगाना नाकाफी है, यानी कि इससे इन कंपनियों को कुछ नहीं होने वाला। कैट ने मांग की है कि अमेज़न पर 7 दिनों की पाबंदी लगाई जाए, यानी कि 7 दिनों तक अमेज़न से कोई भी खरीदारी ना हो पाए। साथ ही में कैट ने यह भी कहा कि जब दूसरी बार गलती की जाए तो 15 दिनों का प्रतिबंध लगाया जाए। तो आने वाले दिनों में अगर सरकार कैट के इस सुझाव पर कोई काम करेगी तो ऐसा हो सकता है कि अमेज़न साइट पर प्रतिबंध भी लगा दिए जाएं। फिलहाल तो जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिंसक झड़प के बाद मिली दिल्ली में प्रवेश और प्रदर्शन की अनुमति किसानों को, पर किसानों की तरफ से किया जा रहा है इनकार। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसानों की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को लेकर कुछ ऐसे कानून पास किए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आ रहा है और इसी की वजह से बहुत सारे किसान काफी दिनों से प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन आंदोलन अब तक राज्य के अंदर चल रहा था
था, लेकिन अब ये प्रदर्शन और आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश की जा रही है और इसी के मकसद से पंजाब से, हरियाणा से, इसके अलावा भी कई और राज्यों से बहुत सारे किसान दिल्ली की तरफ आए हैं। लेकिन आपको बता दें, किसानों को दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा था। किसानों को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से काफी सारे जतन किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बहुत तेज धार मारी गई, इसके अलावा रोड को खोद दिया गया, साथ ही में लोहे की तार बिछा दी गई ताकि उनकी गाड़ियां वगैरह आगे ना बढ़ पाए। लेकिन इन सभी चीजों को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ते गए। जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे तो गृह मंत्रालय ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। आपको बता दें, जब पुलिस वालों की तरफ से और सेना की तरफ से किसानों के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, तो इससे गुस्साए किसानों ने पुलिस पर पथराव भी जारी कर दिया और बैरिकेड वगैरह जो लगा था उसे भी तोड़ दिया। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी बीते रोज पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। आपको बता दें, किसानों को रोकने के लिए ट्रकों को खड़ा किया गया था, तो ट्रकों को भी किसान हटाने की कोशिश करने लगे अपने ट्रैक्टर के जरिए जंजीर से बांधकर। ज्यादा हिंसक होने लगा तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने किसान नेताओं से बात की। इसके बाद दिल्ली पुलिस के PRO श्रृंगल ने बताया कि किसान नेताओं से चर्चा के बाद आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि जिन किसानों को पहले दिल्ली के अंदर या हरियाणा के अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा था, तो इतना कुछ होने के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें अनुमति दे दी गई कि वो लोग दिल्ली में आकर, बुराड़ी में एक निरंकारी ग्राउंड है तो वहाँ पर वो लोग अपना प्रदर्शन यानी कि आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, किसानों की ये मांग है कि उन्हें रामलीला मैदान दिया जाए और वो वहाँ पर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। फिलहाल वैसे देखा जाए तो किसानों की ये भी एक बड़ी कामयाबी है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से दिल्ली में एंट्री मिल गई और उन लोगों को एक जगह भी दे दी गई है कि वो लोग अपना आंदोलन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, किसानों के आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि किसान आंदोलन के बीच यूपी के तमाम जिले में भी हुए हैं प्रदर्शन। आज शनिवार को और कल रविवार को भी होगा आंदोलन। जी हाँ, कृषि कानून वापस लेने की मांग के साथ शुरू हुए किसान आंदोलन में बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर चक्का जाम हुआ और ये दूसरे किसान हैं। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने चक्का जाम करने की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर किसानों ने आंदोलन किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरनाम सिंह की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून को वापस लेने और किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उनके नेतृत्व में किसानों का दल सदर तहसील में प्रदर्शन करने जा रहा है। हरनाम सिंह के मुताबिक जो सरकार ने कानून बनाए हैं, ये आंदोलन इसके लिए भी है। इसके अलावा अभी हाल ही में किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया था, तो ये आंदोलन उसके खिलाफ भी है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि किसान तो हर जगह पर है, तो इसीलिए अगर सभी जगह के किसान आंदोलन करने लगेंगे तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय इसको अपने स्तर पर शांत करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, किसानों की तरफ से एक और बड़ा बयान आया बीते रोज, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि किसान बोले शांति पूर्वक उठा रहे हैं मांग, बल प्रयोग इसके बावजूद कर रही है सरकार, सीने पर गोली खाने को है तैयार। जी हाँ, किसानों की तरफ से बीते रोज ये भी बयान आया कि हम लोग शांतिपूर्ण अपनी मांग उठा रहे हैं, इसके बावजूद सरकार बल प्रयोग कर रही है। शायद किसान उस समय की बात कर रहे हैं जब किसानों के खिलाफ आंसू गैस के गोले वगैरह दागे जा रहे थे और उन्हें रोका जा रहा था, तो किसानों का सरकार के बल प्रयोग पर यही कहना है कि हम सीने पर भी गोली खाने के लिए तैयार हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर एक और बड़ी खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 दिसंबर को सरकार किसान संगठनों से करेगी बात, कृषि मंत्री ने की है ये अपील। जी हाँ, संशोधित कृषि कानून में बदलाव की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच बीते रोज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसान संगठनों से आने वाले 3 दिसंबर को बातचीत करेगी। यानी कि 3 दिसंबर तक दिल्ली में आंदोलन चलेगा और फिर इसके बाद 3 दिसंबर को सरकार किसानों के संगठनों से बात करेगी और जो किसानों की तरफ से मांग की जा रही है उसका क्या कहना है, क्या बातें होती हैं, ये सारी बातें 3 दिसंबर को पता चलेंगी। आपको बता दें, किसानों के आंदोलन की वजह से ट्रेन के सफर भी प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि किसान आंदोलन का असर, ये 2 ट्रेनें रद्द, 5 का रूट बदला गया। इसके अलावा और कई ट्रेनें हुई है प्रभावित। जी हाँ, किसान के आंदोलन के चलते, प्रदर्शन के चलते रेल मंत्रालय को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, एक बार फिर से 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 5 का रूट बदल दिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनें हैं जो कि अलग तरीके से प्रभावित हुई हैं। तो इसकी एक पूरी लिस्ट है, हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस लिस्ट को देख पाएंगे और आप जान पाएंगे कि कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं, किनका रूट बदला गया है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को छोड़ने से पहले आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें देख लीजिए, क्योंकि और भी कई महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रसोई से आएगी छौंकने की जोरदार खुशबू, तेल कीमतों में आ सकती है बड़ी गिरावट। जी हाँ, देश में खाने के तेल की महंगाई को काबू करने के मकसद से सरकार ने क्रूड पाम तेल के आयात पर शुल्क 37.50% से घटाकर 27.50% कर दिया है। आयात शुल्क की नई दर बीते शुक्रवार से लागू हो गई है। आपको बता दें कि बहुत सारा तेल हमारे देश में दूसरे देश से आता है और जो भी तेल दूसरे देश से आता है तो उस पर आयात शुल्क यानी कि इम्पोर्ट चार्जेस लगते हैं, जो कि पहले लगभग 37% था, लेकिन अब वो 27% हो गया है, यानी कि 10% कम हो गया है। और इसी की वजह से ये अनुमान लगाया गया है कि जो खाने वाला तेल है यानी कि जो खाद्य तेल है, तो उसमें आने वाले दिनों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में सिर्फ BIS
सर्टिफाइड हेलमेट बनेंगे और बिकेंगे, टू व्हीलर की सवारी होगी और सेफ। जी हाँ, अगर आप अब तक सस्ते या बिना BSI सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट खरीदते हैं और पहनते हैं तो अब आपको अपनी ये सोच और आदत दोनों ही बदलनी होगी। दरअसल PTI की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने बीते रोज एक आदेश जारी किया है और कहा है कि देश में सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफाइड टू व्हीलर वाहन चालक हेलमेट बनाए जाएंगे और बेचे जा सकेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में आपको जो भी हेलमेट खरीदना होगा तो वो BIS सर्टिफाइड होगा। अभी जो भी लोकल हेलमेट वगैरह मिलते हैं 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, तो ये सभी हेलमेट नहीं मिलेंगे। आपको BI सर्टिफाइड वाला हेलमेट ही खरीदना होगा। आने वाले दिनों में हमारे देश में सिर्फ इसी तरीके के हेलमेट बनेंगे जो कि काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर किसी टू व्हीलर का एक्सीडेंट होता है, वो जमीन पर गिरता है, तो ये हेलमेट इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, बल्कि इसके मुकाबले जो सस्ते हेलमेट आते हैं तो वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। असल में वो सिर्फ आपको चलान से बचाते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट में नुकसान होना होता है वो हो ही जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जो BIS सर्टिफाइड हेलमेट है ये सस्ते नहीं आते, ये आपको सस्ते के मुकाबले महंगे मिलेंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताया मास्क न पहनने को लेकर। हमने आपको हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की तरफ से एक जानकारी दी कि वहाँ पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसे बिना वारंट दिए सीधे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे 8 दिन तक जेल में यानी कि हिरासत में रखा जाएगा। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मास्क ना पहनने पर इस तरह की सजा देना आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही है या गलत है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताएं अपनी पर्सनल राय। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है और जो आप कमेंट करते हैं तो उसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग देख सकते हैं, यानी कि आपकी बात पहुंचेगी लाखों लोगों तक। तो फटाफट से अपनी पर्सनल राय बताएं इस सर्वे के बारे में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो आज 28 नवंबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में और रॉयल सीमा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी हल्की बारिश के साथ केरल के कुछ हिस्सों में और तेलंगाना के भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार के दक्षिणी द्वीपों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यहाँ पर पहले से ही बारिश हो रही है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। हमने आपको अभी जिन भी शहरों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा और साफ रहेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें तापमान से जुड़ी जानकारी कि पश्चिमी हिमालय से होकर आने वाली ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत के भी कुछ भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। यानी भारत के बहुत सारे हिस्सों के तापमान में गिरावट हो सकती है और जिसकी वजह से ठंड बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले। जानकारी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर की स्थिति फिर शुरू हो सकती है। यानी कि एक बार फिर से तगड़े तरीके से ठंडी लगेगी इन इलाकों में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो सोने और चांदी की कीमत में आई मामूली गिरावट। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, बीते शुक्रवार को सोने के दाम में 43 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 48,142 रुपए है। साथ ही में आपको बता दें कि चांदी के दामों में भी 36 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और इस गिरावट के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 59,250 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो लक्ष्मी विलास बैंक अब बन गया है DBS। कर्ज संकट ने खत्म कर दिया 94 साल पुराना अस्तित्व। जी हाँ, आजादी से पहले का लक्ष्मी विलास बैंक अब इतिहास हो गया है। कर्ज संकट में फंसने के बाद शुक्रवार को इस बैंक का अस्तित्व समाप्त हो गया। आपको बता दें इस बैंक को अब DBS बैंक के साथ मिला दिया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक के जो भी कस्टमर हैं अब वो ऑटोमेटिक DBS बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे और जो भी सर्विस होती है बैंक ग्राहकों की अब वो उनको DBS बैंक द्वारा मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 12वीं पास के लिए MPPEB में सरकारी नौकरी का मौका। योग्यता पूरा करने वाले कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको बता दें कि MPPEB की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिनमें आप 14 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में भी कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और ये भी एक सरकारी नौकरी है। इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 दिसंबर 2020 है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप ये टोटल जानकारी देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज 28 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।